गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केमिकल काइनेटिक्स का एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है जी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब जैसे ही हम एक्टिवेशन से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम एक इक्वेशन तक पहुंचेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक इक्वेशन करने वाले हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन निकलेगा। बट उस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें छोटी छोटी टर्म्स का पता होना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक थ्योरी थी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है जी। अब कोलिजन थ्योरी क्या बोलती थी? कोलिजन थ्योरी कहती थी कि जब कोई रिएक्शन चलती है ना, कोई रिएक्शन चलती है, रिएक्शन मतलब जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, जब कोई रिएक्शन चलती है तो वो कहती थी कि जो रिएक्टेंट के आपस में मोलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ठीक है जी। क्या बोलती थी कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी कहती थी कि जब रिएक्शन, कोई रिएक्शन चल रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बहुत सारे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करते थे? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते थे। ठीक है जी, लिख देता हूँ मैं। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है जी। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है जी। और जब कोलाइड करते हैं, वही कोलाइड मॉलिक्यूल्स करके आप कोलिजन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि भाई सारे के सारे जो कोलिजन्स होंगे, ठीक है जी, ऑल कोलिजन्स, जितने भी कोलिजन्स होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि भाई सारे कोलिजन्स इफेक्टिव ही कोलिजन होंगे। ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो उनमें से कुछ एक कोलिजन्स जो होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन होंगे, कुछ कोलिजन्स। ठीक है जी। इफेक्टिव कोलिजन, सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे। मान लो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में टकराए, ठीक है जी, कोलाइड किए, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कोलिजन्स थे वो सारे के सारे इफेक्टिव थे, मतलब सारे मिलके कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी। उनमें से कुछ एक मॉलिक्यूल्स, उनमें से कुछ एक कोलिजन्स जो होंगे, ठीक है जी, कुछ कोलिजन्स जो होंगे, कुछ ही कोलिजन्स जो होंगे वो कैसे कोलिजन्स माने जाएंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है जी। इतनी बात समझ गए आप कि क्या बोला इसमें? कोलिजन थ्योरी क्या बोलती थी? कोलिजन थ्योरी बोलती थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चलती है, मतलब रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो उस दौरान बहुत से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। और कोलाइड करते हैं तो जो कोलिजन्स होंगे वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। बट उसने साथ साथ बोला कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं ना आपस में, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि भाई 100 के 100 प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी 100 के 100 कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन होंगे। उनमें से कुछ एक कोलिजन्स, कुछ ही कोलिजन्स कैसे होंगे? वो इफेक्टिव कोलिजन होंगे। मतलब कुछ एक कोलिजन्स की वजह से क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब जो भी इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उन्हीं की वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? उन्हीं की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो ये बात क्लियर है। अब क्या है, अब इसी कोलिजन, अब यहाँ पे एक टर्म आती है, एक टर्म क्या आती है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? देखो ध्यान रखो, यानी अभी आपने सुना कि भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। प्रोडक्ट बनाने के लिए कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। अब इफेक्टिव कोलिजन कराना है तो कोई एनर्जी चाहिए। ठीक है जी। अब इस इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, चाहिए होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसी एनर्जी को बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? तो यहां से हम समझे कि जो इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए, यहां से हम क्या समझे? इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए
जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है जी। एक एग्जांपल के थ्रू अभी इसको समझेंगे हम। देखो ध्यान रखना, यहीं से हम एग्जांपल के थ्रू ही एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मान लो ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किसके बीच में, एनर्जी के बीच में। ठीक है जी, एनर्जी है और रिएक्शन टाइम है। ठीक है जी, ये कोई केमिकल, ये काइनेटिक्स मान लेते हैं इसको, केमिकल काइनेटिक्स, मतलब जिसमें रिएक्शन का पता लग रहा है कि रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे, इस तरह से। ठीक है, तो क्या है इसमें, मान लिया कोई रिएक्टेंट हमारे पास, ये ए प्लस बी, ए और बी दो रिएक्टेंट है। देखो अभी उनकी कोई एनर्जी है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो एनर्जी है ये 5 जूल है। ठीक है जी, अब ये 5 जूल है। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के लिए उनको मान लो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए उनको कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं हम 12 जूल। बॉन्ड बनाने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनको, 12 जूल की रिक्वायरमेंट है। तो उसको 5 जूल की एनर्जी को हमें यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके ए और बी आपस में बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है जी, तो ए और बी की एनर्जी कितनी मान ली थी हमने, 5 जूल। ठीक है, 5 जूल, यहाँ पे वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे, तो हमें उनकी एनर्जी को कम से कम कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं हमें उनकी एनर्जी को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 12 जूल तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देंगे। ठीक है जी, जहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेकिंग और नए बॉन्ड, कुछ पुराने बॉन्ड टूटने शुरू होंगे और नए बॉन्ड बनने शुरू होंगे, तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देंगे। ठीक है जी, ट्रांजिशन स्टेट। और इस पॉइंट पे जो एक प्रोडक्ट बनेगा, कम्प्लेक्स बनेगा, उसको हम बोल देंगे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हम इसको नाम दे देंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ठीक है, तो दोबारा एक बार ध्यान से समझो, मान लो कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, रिएक्ट, एक मिनट इनको मैं थोड़ा सा, हाँ, कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ए और बी, उनकी एनर्जी कितने बेटा, उनकी एनर्जी है 5 जूल इस टाइम पे। अब उनको आपस में जब बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 12 जूल की, तो मतलब उनको 12 जूल तक जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये जो 12 जूल है ना, 12 जूल कम से कम 12 जूल, कम से कम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉन्ड बनाने के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है जी, कि कम से कम 12 जूल एनर्जी तो लगे ही लगेगी आपस में, तभी बॉन्ड बनेगा। 12 से प्लस तो चले जाओ आप, बट 12 जूल तक तो आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो 12 जूल एनर्जी है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है जी, तो अब ये जैसी एनर्जी 5 जूल से कहाँ पे पहुंची, 5 जूल से जैसे ही 12 जूल इसको अचीव हुई, एनर्जी मिली, इसने एक कम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है जी, अब कम्प्लेक्स बना लिया, बॉन्ड बनने शुरू हो गए, अब प्रोडक्ट बनेगा तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होगा, तो एनर्जी इसकी कम होनी शुरू हो जाएगी, और मान लिया फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है जी, ये एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये समझ गया आप बात। अब यहाँ ध्यान दो कि 5 जूल उसकी अपनी एनर्जी थी उस टाइम पे, रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी, 12 जूल की। तो अब 5 से 12 जूल तक जाने के लिए, ठीक है जी, 5 जूल से 12 जूल तक जाने के लिए जो एनर्जी लगी, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो 5 जूल उसकी अपनी थी, और 12 जूल कम से कम जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो 5 से 12 तक, 5 टू 12 तक जाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मतलब 7 जूल की एक एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव, ठीक है जी, टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए, मतलब नॉर्मल एनर्जी से जो उनकी अपनी एनर्जी थी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वही क्या होगी बेटा, वही होगी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो यहीं पे ग्राफ में थोड़ा सा एक और बना देता हूँ, साफ सा बना देता हूँ। दो ग्राफ का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से एक नया कंसेप्ट भी निकल के आएगा, देखना। ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ए और बी, इसको हमने कितना मान रखा है, 5 जूल। ठीक है जी, 5 जूल, और ये मान लिया हमने 12 जूल कम से कम जो एनर्जी है, कि तब जाके इनके बीच में आपस में कोई बॉन्ड बनेगा। तो ये इस तरह से गया,
12 जूल तक पहुंचे, यहाँ पे जाके ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने शुरू हुए, और जब बॉन्ड बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल हुए और एनर्जी कम हुई, और फाइनली मान ले यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। एक केस ऐसा होता है भाई, एक केस ये हो सकता है कि ये रिएक्टेंट थे ए और बी, इनकी एनर्जी थी 5 जूल, 12 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, ये बॉन्ड बना, जैसे ही 12 जूल तक पहुंचे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन और प्रोडक्ट बना, और फाइनली प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा ग्राफ आप ठीक कर लेना, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब ये दो केस है देखो प्रोडक्ट बनने के, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो ये चीज तो हमें पता लग रही है कि ये कम से कम, ये कम से कम एनर्जी है, ये कम से कम एनर्जी है, कितनी एनर्जी है कम से कम 12 जूल, तो ये कौन सी एनर्जी है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है जी, कि इतनी तो चाहिए ही चाहिए हमें, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लग रही है, मतलब 5 से 12 तक जाने के लिए, 5 अपनी है उनके पास और 12 तक उनको जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको 12 तक जाने के लिए, 7 जूल की एनर्जी चाहिए, 7 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसी को 7 जूल की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ ध्यान दो, देखो ये प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मैच करूँ इस लाइन पे, तो ये अप्रोक्सीमेट बन रही है 7 जूल के आसपास। ठीक है, इधर लाइन पे मैच करूँ 5, ये 6 आ गया, और ये कितना हो गया 7 जूल हो गया। तो अब यहाँ देखो आप, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी 5 जूल, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है 7 जूल, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट की एनर्जी 5 जूल थी, मतलब यहाँ देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी 5 जूल, और जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी कितनी है 7 जूल, मतलब प्रोडक्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, प्रोडक्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, मतलब तो कितने एक्स्ट्रा आई है +2 जूल, 2 जूल एक्स्ट्रा आई है, मतलब इसने कोई एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करी है। तो अब ये 5 से 7 पे चली गई है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो 7 जूल आई है, मतलब 2 जूल इसने कहीं से एब्जॉर्ब करी है, और एब्जॉर्ब करी है तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है जी, ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वहीं पे आप इधर वाले केस में देखो, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है 5 जूल एनर्जी है, कम से कम जो एनर्जी चाहिए दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी 12 जूल है। ठीक है जी, चलो जैसे ही ये 5 जूल से चले एनर्जी मिलती गई और एनर्जी होगी इनकी यहाँ पे जाके 12 जूल, और ये आपस में थ्रेशोल्ड एनर्जी जब मिल गई इनको, आपस में कम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने, ट्रांजिशन स्टेट आ गई, वहां पे इन्होंने कम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। अब कम्प्लेक्स बनेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट बनेगा, एनर्जी कम होती रही और फाइनली ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है जी, जिनकी एनर्जी 5 जूल थी। यह है प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी देखूं, तो ये प्रोडक्ट आई है, प्रोडक्ट की एनर्जी आई है 2 जूल के आसपास। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी 5 जूल, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी बनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी 2 जूल, तो क्या लग रहा है एनर्जी क्या होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते बनते 3 जूल कम होगी है। ठीक है जी, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी 5 जूल थी और प्रोडक्ट की एनर्जी 2 जूल रह गई है, तो कुछ एनर्जी निकल चुकी है। ठीक है जी, कुछ एनर्जी निकल गई है, कितनी एनर्जी निकल गई है 3 जूल, तो एनर्जी रिलीज हुई है इस केस में, तो ये कैसा प्रोसेस है बेटा, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने ग्राफ से नहीं रटना कि ये प्रोडक्ट की लाइन ऊपर आ जाएगी रिएक्टेंट से तो एंडोथर्मिक है, और प्रोडक्ट की लाइन नीचे आ जाएगी तो ये एक्सोथर्मिक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये क्लियर कट पता लग रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की कम होगी मतलब कुछ एनर्जी निकल गई होगी, तभी कम हुई है प्रोडक्ट की। ठीक है जी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी 5 जूल थी और रिएक्टेंट की कितनी होगी 7 जूल, बढ़ गई एनर्जी, मतलब कुछ एब्जॉर्ब करी होगी, और एब्जॉर्ब करी होगी तो मतलब कैसी प्रोसेस होगी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई है। ठीक है जी, अब ये बात क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, अब एक्टिवेशन एनर्जी को एक रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाता है, क्या रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है, बन जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, यही तो था एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ये उनकी कोई एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी
जैसे अभी हमने देखा था ए और बी दो रिएक्टेंट थे, उनकी एनर्जी कितनी थी 5 जूल। कहाँ तक पहुंचना था उनको कि रिएक्ट हो जाए, वो आपस में बॉन्ड बना ले, 12 जूल। ये कैसी एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ठीक है। और ये ए और बी की जो आपस में जो एनर्जी थी, कम से कम कुछ एनर्जी तो होगी किनेटिक एनर्जी, इसको हम बोल रहे हैं एवरेज किनेटिक एनर्जी, एवरेज किनेटिक एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, 5 से लेके 12 तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, मतलब 12 तक पहुंचने की कितनी एनर्जी बनी 7 जूल की। तो यही क्या थी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो यही तो रिलेशन बना, थ्रेशोल्ड में से क्या माइनस कर दो, थ्रेशोल्ड में से माइनस कर दो एक्टिवेशन, ये एवरेज किनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाएगा भाई, ये बीच की एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए के साथ, ई के पैर में ए, इस तरह से ई ए के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं बोलूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ठीक है जी, रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो फैक्टर है ये क्या बोलते हैं, कहता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है जी। और साथ में या हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर कैसे असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ठीक है जी। और ये बात तो हमारे पास एक इक्वेशन साइंटिस्ट थे जो थे आर्हीनियस नाम के, तो उन्होंने एक इक्वेशन दी थी आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है जी। उसकी हेल्प से भी हम ये टॉपिक, ये जो नीचे वाला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से भी हम समझेंगे, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंटली, क्या पॉइंट निकल के आता है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री मान लो, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, the rate, the rate of reaction becomes double, the rate of reaction becomes double। क्या बोलती है लाइन कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल। फॉर एग्जांपल टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्स है, और अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देंगे, ठीक है, टी प्लस 10 डिग्री कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो टी टेम्परेचर पे x था, तो टी प्लस 10 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या फॉर्मूला बनता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, और डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री, मतलब रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 डिग्री पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी और टी डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसको नीटा के साथ, ऐसे एन को थोड़ा सा खींच दो, नीटा के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नीटा की वैल्यू है ये लाई करती है, ये लाई करती है 2 और 3 के बीच में, ठीक है जी, 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू लाई करते हैं, मतलब 2 से बड़ी होगी इसकी वैल्यू और 3 से छोटी होगी इसकी वैल्यू। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्या कंसेप्ट है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, एक्स से कितना हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक
हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कोलिजन थ्योरी की ही, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेनेशन है। क्या है देखो, एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है जी। किसके बीच में है ग्राफ? फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, और इधर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो कोलिजन था, जो हमारे पास कोलिजन थ्योरी थी, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि भाई अगर इफेक्ट जो कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे ना, मतलब इफेक्टिव जो कोलिजन्स होंगे, इफेक्टिव जो कोलिजन होंगे, सिर्फ वही क्या बनाएंगे बेटा, वही क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, सिर्फ कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे? इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे। और इफेक्टिव कोलिजन तक, जो इफेक्टिव कोलिजन की जो एनर्जी होगी, इफेक्टिव कोलिजन की जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी तक पहुंचने के वो जो कम से कम एनर्जी होगी ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो सके, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे थे? उस एनर्जी को हम बोल रहे थे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे थे, ठीक है जी। उस एनर्जी को क्या बोल रहे थे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे आती है, एक लाइन आती है निकल के, क्या आती है कि भाई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर, अभी हम ग्राफ पे आएंगे, थोड़ा सा इसमें एक दो लाइन है, अगर मैं बोलूंगा तो आपको नहीं समझ आएगा, तो थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, आप भी ये साथ साथ नोट करते रहना। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ molecules having particular kinetic energy, particular kinetic energy remains same, having particular kinetic energy remains same। देखिए एक बार समझते हैं, जो हमारे पास कोलिजन थ्योरी थी वो क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि भाई अगर प्रोडक्ट बनना है तो मोलिक्यूल्स को कोलाइड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट फिर उसने कहा कि हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे और सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। उनमें से कुछ एक कोलिजन क्या होंगे? इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन की वजह से ही प्रोडक्ट बनेगा। अब इफेक्टिव कोलिजन तक, ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो सके उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हमने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है जी। उस एनर्जी को क्या बोला हमने? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मोलिक्यूल्स क्या करें? देखो मोलिक्यूल्स जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं बना देता हूँ साइड में, ठीक है, एक मिनट, दोबारा हम ग्राफ पे आने वाले हैं अभी। अब मान लो ये कोई सिस्टम है, ये रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स है, ठीक है जी, रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स है, वो घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि एक टेम्परेचर रख दिया हमने, टी टेम्परेचर, कोई टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर पे ऐसा मान लिया, ये टोटल सपोज करो ये 100 मोलिक्यूल्स है, टोटल कितने मोलिक्यूल्स है? 100 मोलिक्यूल्स, 100 मोलिक्यूल्स है, ठीक है जी, 100 मोलिक्यूल्स है। तो क्या होगा? मान लो 10 मोलिक्यूल्स की, 10 मोलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5 जूल है, ठीक है जी। 10 मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 जूल है। और इनमें से ऐसा मान लेते हैं 50 मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो मान लेते हैं हम सपोज करो 10 जूल है, ठीक है। और 40 मोलिक्यूल्स, टोटल 100 मोलिक्यूल्स है ना, और 100 मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 12 जूल है, ठीक है जी। 100 मोलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो 12 जूल है। अब ये क्या बोलते हैं? देखो ये जो लाइन है क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक टेम्परेचर, हमने टी टेम्परेचर सेट कर दिया, टी टेम्परेचर जब सेट कर दिया तो मोलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, और मोलिक्यूल्स जब बेटा आपस में टकराएंगे तो बार बार उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। हो सकता है जो फास्ट स्पीड से मूव कर रहा था, टकराने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए। बट ये लाइन क्या बोलती है? ठीक है, ये कहता है, कोलिजन थ्योरी की एक लाइन है, कहती है कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी रख दिया ना आपने, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल है पोसेस पर्टिकुलर एनर्जी, मतलब अगर 10 मोलिक्यूल की एनर्जी 5 जूल है, तो कोलिजन होने के बाद भी जो टोटल में से 10 मोलिक्यूल होंगे ना, उनकी एनर्जी 5 जूल ही रहेगी। हो सकता है वो पुराने वाले मोलिक्यूल्स हो 10, हो सकता है कुछ नए मोलिक्यूल्स हो 10,
बट जो एनर्जी रहेगी 5 जूल वाले जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो 10 जूल ही रहेंगे, 10 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। और 10 जूल एनर्जी वाले 10 जूल एनर्जी मॉलिक्यूल कितने थे, 50 थे ना, तो कोलिजन्स के बाद भी वो कितने रहेंगे, 50 ही रहेंगे। 12 जूल एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स थे, 40 थे, तो कोलिजन के बाद भी वो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, 40 ही रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो नए 40 मॉलिक्यूल हो, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कुछ पुराने हों में और कुछ नहीं हो, बट रहेंगे कितने मॉलिक्यूल्स, वो 40 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। कितने एनर्जी वाले, 12 जूल एनर्जी वाले। तो इस लाइन का यही मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है पोसेस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, वो फ्रैक्शन सेम रहेगा। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो चलो ग्राफ पे आते हैं दोबारा से। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, टी टेम्परेचर पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। टी टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये इस तरह से आया हमारे पास, ये ग्राफ हमारे पास शो हुआ इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ देखो क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करे, ये कितने टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया बेटा, टी टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया। ठीक है जी, टी टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी 5 जूल, ये 10 जूल, ये 15 जूल, ठीक है, ये 20 जूल। तो 5 जूल, 5 जूल के जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इतने हैं। ठीक है जी, 10 जूल, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी शो करने वाले मॉलिक्यूल्स इतने हैं जी। 15 जूल काइनेटिक एनर्जी शो करने वाले इतने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, ऐसे पढ़ सकते हैं हम इस ग्राफ को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अपने समझने तो एक चीज समझो कि मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है। ठीक है जी, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, मतलब सबसे ज्यादा फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ये हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। अब ये जो हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इनके द्वारा जो एनर्जी शो करी जा रही है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे बेटा, इस काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी shown by, shown by kinetic energy shown by maximum fraction of molecule, maximum fraction of molecules। ठीक है जी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी शो करी जा रही है वो कितनी है, 15 जूल। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ में कहूँ कि कितने, कौन कितनी है जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, 5 जूल है, 10 जूल है, 15 है, 20 है, क्या है इसमें से, तो यहाँ देखने से बनता है 15 जूल है। क्योंकि जब हम 15 जूल के ऊपर लाइन लगाते हैं इस तरह से तो ये हाईएस्ट पीक पे आती है, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये एनर्जी शो की जा रही है। ठीक है, मैं इसको लाइनों को रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो समझ आएगी आपको। ठीक है, तो एक लाइन लगा देते हैं बस ये वाली। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी की। हाँ जी, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये 25 जूल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इस तरह से 25 जूल है। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो हमने मान ली ये 25 जूल है। तो 25 जूल क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है जी, तो अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ प्लॉट करें ये इस तरह से, ये ए बी सी डी, ये ग्राफ प्लॉट करें ये वाला। ठीक है जी, ये एरिया प्लॉट करें तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन या शो इफेक्टिव कोलिजन। ये एरिया देखो, ये जो ए है ये हमने 25 जूल, ठीक है जी, ये ए पॉइंट हमने मान लिया, ये 25 जूल एनर्जी है इस टाइम पे। और इसको हमने 2 मिनट के लिए मान लिया थ्रेशोल्ड एनर्जी है जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है 25 जूल। तो इसके बाद जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेगा जो फ्रैक्शन, वही तो इफेक्टिव कोलिजन दिखाएगा। ठीक है जी, तो ये जो एरिया है ए बी, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा पेन कलर बदलता हूँ मैं ताकि समझ आ जाए।
तो ये पॉइंट है बेटा, ये जो एरिया है ए बी सी डी, ये जो एरिया है ना, ये इफेक्टिव कोलिजन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स शो इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब एक और काम करते हैं हम यहाँ पे, अब करते हैं, अब एक और ग्राफ बनाते हैं कि टेम्परेचर, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर देना आप, यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर था उसको T+10 डिग्री कर देते हैं, T+10 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं। तो जैसे ही हमने T+10 डिग्री टेम्परेचर किया तो हमारे पास ये प्लॉट आया इस तरह से, ये थोड़ा सा आप साफ बना लेना, ये ऐसा प्लॉट आया निकल के। थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देना, ठीक है जी। ये जो ग्रीन लाइन वाला है, ये जो ग्रीन लाइन वाला है बेटा, ये कितने डिग्री पे है, T+10 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है जी। जब 10 डिग्री टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, तो देखो हमने क्या क्या बातें नोटिस करी यहाँ पे, क्या क्या नोटिस करा हमने। जैसे ही T+10 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक चीज, पहली चीज तो हमने नोटिस करी, ये पीक है देखो, ये क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो लाइन है ये क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड शो करते हैं बेटा, वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है जी, वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो डिक्रीज हो गया, देखो पहले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये था, ठीक है, ये था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो डिक्रीज हो गया, बट जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी, मतलब पहले ये थी इस लाइन पे, अब वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है, वो इंक्रीज होके सपोज करो पहले 15 जूल थी, अब इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 20 जूल हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, जो स्पीड शो करी जाती है मैक्सिमम फ्रैक्शन के द्वारा, मतलब ये मैक्सिमम फ्रैक्शन के द्वारा जो स्पीड शो करी जाती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर। तो पहले 15 जूल थी, अभी कितनी हो गई है जूल, अभी हमारे पास अभी हो गई है 20 जूल, ठीक है जी। तो और देखो क्या नोटिस करा हमने, अब हमारे पास पहले जो एरिया आया था, ठीक है जी, इफेक्टिव कोलिजन का ये आया था, ये वाला एरिया जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये एरिया था इफेक्टिव कोलिजन का। तो अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, हमने माना कि ये हमारे पास कौन सी है, 25 जूल, हमने क्या मान रखी है बेटा, 25 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी मान रखी है। तो अभी देखो इफेक्टिव कोलिजन का एरिया क्या आएगा, तो ये लाइन को यहाँ से टच करो, ठीक है जी, और ये यहाँ से टच करो, तो अभी एरिया ये आ रहा है। तो क्या नोटिस कर रहे हो आप नोटिस कर रहे हो कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो इफेक्टिव कोलिजन वाला जो जोन था, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो इफेक्टिव कोलिजन, वो डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है जी। हमने टेम्परेचर जब 10 डिग्री बढ़ाया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो इफेक्टिव कोलिजन वो क्या हो गया, डबल, ठीक है। एरिया डबल हो गया, यहाँ पे हमने नोटिस करा एरिया क्या हो गया, एरिया बिकम्स डबल। तो इससे हमने आइडिया लगाया कि भाई एरिया डबल हो गया, तो यहाँ पे बढ़ाया टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स शो इफेक्टिव कोलिजन बिकम्स डबल, सो इफेक्टिव कोलिजन बिकम्स डबल। तो इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए, इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गए हैं तो रेट रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल। और यही तो हमने पढ़ा था कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर, जैसे पहले टेम्परेचर टी था, फिर हमने टी पे था रेट ऑफ रिएक्शन एक्स, फिर T+10 डिग्री किया, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया था, 2x, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया था। तो यहाँ पे हमने इसी बात को प्रूव किया है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स की हेल्प से, कि ये पहले इतना था फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, और जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो एरिया है वो बढ़ गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल शो इफेक्टिव कोलिजन वो क्या हो गया बेटा, डबल हो गए। और वो डबल हो गए, कोलिजन डबल हो गए इफेक्टिव कोलिजन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए
अब क्वांटिटेटिवली, ठीक है जी, इसी बात को क्वांटिटेटिवली कौन सी बात को, कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए उसने एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, कौन सी, साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी, आर्हीनियस आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है जी। तो उसने बताया था हमें आर्हीनियस इक्वेशन ने इसका इफेक्ट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन की, अभी के लिए ये बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है जी। तो एक और इसका पार्ट बनेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो एक और पार्ट में हम आर्हीनियस इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जो अभी हमारे पास ये जो टॉपिक था कोलिजन थ्योरी की हेल्प से हमने समझा कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। तो ये आपको अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है टॉपिक तो वीडियो को स्लो करके आप जरूर देखना इसको, ठीक है जी। थैंक यू।